आगे चलते हैं और चलो आगे। जब संख्याएं हैं तो हमें संख्याओं पे चलना ही पड़ेगा। पहली संख्या क्या है कि संख्याओं के प्रकार। अगली चीज हम सीख रहे होंगे, क्या चीज सीख रहे होंगे? संख्याओं के प्रकार, या बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ नंबर हम इसमें सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर यानी हमारी संख्याएं वो कितने प्रकार की होती हैं जो आपके काम आती हैं। और कभी कभी इन संख्याओं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे जीडी का हो गया, जैसे दिल्ली पुलिस का हो गया, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहली संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। और इसको क्या बोला जाता है कि वे संख्याएं जो लिखा हुआ ना, इसको ध्यान से पढ़ो, समझाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। बड़े प्यार से बड़े अच्छे से चीज समझा रहा हूंगा। और आप सभी जानते हो कि हम हंसी मजाक करके आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फालतू बात करके भी आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए हम लाइव क्लास नहीं करते, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास डालते ही हैं, क्योंकि वरना लाइव क्लास में 1 घंटे की क्लास में हम 30 मिनट ही पढ़ा पाएंगे। बाकी तो कमेंट सेक्शन में लगे रहते हैं, बाकी हंसी मजाक में लगे रहते हैं। किसी का कमेंट आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो फिर उसके बारे में सोचते रहो, दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो उसमें मजा नहीं आता। पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, कभी भी लाइव नहीं देखते। और रियलिटी है, जिसका सिलेक्शन होता है ना, उनसे पूछ लेना, ये रियलिटी है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने भी बड़े, चाहे आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी की कर रहे हो, जिनका सिलेक्शन होता है वो हमेशा क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें समय वेस्ट नहीं करना। क्योंकि जिस स्टूडेंट को यह पता चल गया कि समय की वैल्यू क्या है, वो सिलेक्शन ले जाता है। मैं आपको एक रियल रीजन बताता हूं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारे लोग जाते थे कि जाएंगे घूम के आ जाएंगे और लगेगा कि पढ़ लिया बहुत, और उनको लगता था कि हमने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि वो सुबह 6-7 बजे तैयार हो रहे होते थे, शाम को आ रहे होते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहां जाने पर लगभग 2 से 3 घंटे उनके वेस्ट हो गए, आने में 2 से 3 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि तैयार भी होना होता है, ठीक है, बस का भी वेट करना होता है, काफी चीजें होती है। 4-5 घंटे तो उनके वैसे ही बर्बाद हो जाते थे। उनको लगता था हमने बहुत पढ़ लिया। और अगर जो टीचर पढ़ाता है उसका मतलब वो ही नहीं, उसके बाद जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो होता है पढ़ाई। टीचर पढ़ा रहा है, उसको आप बोल सकते हो कि हमने सीखा है, पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अब। और जो हमने सीखा है उसको हम सोल्व कर रहे होंगे, उसको बोला जाता है पढ़ाई, ठीक है। तो देखो क्या है कि वो संख्याएं जो वस्तु की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरीके की जो हमारी संख्याएं होती हैं, जो लगातार आगे बढ़ती हुई जाती है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए इसमें जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि वो संख्याएं जिससे हम गणना करते हैं। गणना का मतलब होता है किसी चीज को गिनना। अगर हम किसी चीज को गिनते हैं उसको बोला जाता है गणना करना। तो आप किसी चीज को क्या करोगे, जीरो गिनोगे? नहीं। जैसे पानी की बोतल है तो इसको क्या जीरो गिनोगे? नहीं गिनेंगे ना, क्या बोलेंगे? 1। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को हम गिन रहे होते हैं तो उसको हम 1 से शुरू कर रहे होते हैं। तो इसमें जीरो है वो इंक्लूड नहीं होता, यानी इसको जीरो में नहीं गिनते। तो बात समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बता दोगे कि जो जीरो से नहीं शुरू होता, 1 से शुरू होता है और आगे चलता हुआ जाता है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से अंत तक चलता रहता है, ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। और आप सभी जानते हो ना ये जीरो होता है ना इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, यानी -1, -2 ये भी नहीं होते हैं ये चीज, क्योंकि किसी संख्या को हम माइनस में नहीं गिन सकते। फिर पानी की बोतल दिखाऊंगा वरना मान जाओ, ठीक है, मान गए ना, अच्छे स्टूडेंट हो मान जाते हो। तो सर जी जिसमें जीरो आए, जिसमें माइनस वाले आए, उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो भी तो संख्याएं हैं, ठीक है, अभी बताते हैं, टेंशन मत लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लो कि शून्य यानी आपका जीरो है, प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ करते हैं।
बात समझ में आ गया। और सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं। धनात्मक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि -1 -2 ये वाले नहीं होते, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी प्लस वाले आपके हो रहे होते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। समझ में ही आना चाहिए, क्या है कि समझ में ही आना चाहिए। अब दूसरे पे चलते हैं। सर जी जीरो तो इंक्लूड कर लो, करते हैं, अभी जीरो को इंक्लूड करते हैं। अगला क्या आ गया, पूर्ण संख्याएं, या पूर्ण संख्याओं को क्या बोला जाता है, होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स हैं, उन्हीं को पूर्ण संख्या, वो इंग्लिश में हो गया, वो हिंदी में। तो याद रखना, पूर्ण संख्या और होल नंबर। तो जैसे नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में, होल यानी पूरा, और पूर्ण का मतलब भी क्या होता है, पूरा। ऐसी संख्याएं जिसमें पूरी संख्याएं हो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। और उसमें कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, तो वो होंगी आपकी 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये चल रही होंगी। तो इसमें जीरो है वो आपका इंक्लूड होता है, यानी इसमें हम जीरो को भी काउंट कर रहे होते हैं। नेचुरल नंबर में कुछ नहीं होता, एक से शुरू होता है, ना जीरो होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन जो होल नंबर होता है या पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू हो रही होती हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन इसमें भी नेगेटिव वाला नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्याएं, तो जिसमें 0 से और 9, 0 और 9 से बनता है ना, प्लस वाले से, वो सारी संख्याएं आ रही होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उनसे प्लस में जितनी भी संख्याएं बन रही होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और एक बात और नोट कर लेना, सारी के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सारे के सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनमें जीरो नहीं होता। और ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, काफी बार पूछा गया। कैसे कि क्या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सारी की सारी जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होती हैं, क्योंकि जीरो के कारण, ठीक है। चलो आपको कुछ हिंट भी दिखा देता हूं, इसमें नहीं है, अगले पेज में दिख जाएंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया, उनको आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं, सर जी अब जीरो बता दिया, 1 2 3 बता दिया, अब तो हमारा माइनस वाले बता दो। चलो ठीक है, बताते हैं। क्या हो गया, तीसरी है आपकी पूर्णांक, जिसको पूर्णांक बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा है। पूर्णांक मतलब पूरे के पूरे अंक, चाहे कैसे भी अंक हो, पूर्णांक यानी पूरे अंक। उसमें क्या था, पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं पूरी हैं, जिनको प्लस में या जीरो होता है उसको मानते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, जिसमें सभी प्रकार के अंकों को हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, या इंग्लिश में जिसको इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, यानी सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमने पता की थी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है वो, और उनकी ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, देखिए ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब मैंने बताया था प्लस वाले नंबर, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले नंबर। तो उसके सारे माइनस वाले नंबर है वो क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 ये प्लस में चल रहा है, और 0 से ये माइनस में भी होगा। तो जिसमें माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो भी इंक्लूड होता है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, उसी को हम पूर्णांक बोल रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और जीरो भी, तो उसको याद रख लेना, उसको क्या बोला जाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हिंदी में बोलेंगे घन पूर्णांक, यानी प्लस वाले, तो इसमें प्लस वाले आ रहे होंगे। ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और इसमें नेगेटिव वाले आ रहे होंगे। बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि शून्य न तो घन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि जो शून्य होता है, यानी कि हमारा जो जीरो होता है, उसको ना तो हम घन पूर्णांक में कर रहे होंगे, यानी ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में होगा,
ना ऋण पूर्णांक में, यानी ना नेगेटिव इंटीजर में होगा, क्योंकि प्लस वाली संख्याएं, एक से लेकर प्लस वाली संख्याएं वो पॉजिटिव में हो जाएंगी, -1 से संख्याएं वो नेगेटिव में हो जाएंगे, जीरो अपना बच गया। तो वो जीरो ना तो घन पूर्णांक में है ना ही आपका ऋण पूर्णांक में है, लेकिन पूर्णांक में आता है। ठीक है, ना ऋण में होगा ना घन में होगा, लेकिन जो अपना पूर्णांक होता है उसमें ये संख्या आपकी आ रही होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली टाइप की, और जिसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है। वो कौन सी संख्या है? वो अपनी है प्रीमेय संख्या, या जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या? प्रीमेय संख्याएं या रैशनल नंबर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट को, लेकिन आज आपका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। पहले पढ़ लो कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है कि संख्या प्लस की हो माइनस की हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस संख्या होनी चाहिए। लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए? जिस संख्या को हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सके। P बटे Q के फॉर्म में लिखने का मतलब, ये तो इसमें लिखा हुआ है, फिर हमने क्या समझाया? P बटे Q के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है जिस संख्या को हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बटे में 1 होता है, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हमें पता है क्योंकि है इसके नीचे। तो इसका मतलब P बटे Q की फॉर्म में हो गया, ऊपर वाला P हो जाएगा, नीचे वाला Q हो जाएगा। यानी कि हमें किस फॉर्म में लिखना हो, बटे के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमेय संख्या, या उसी को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये लिखा हुआ है ना, Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इक्वल यानी बराबर लिख के उसको काटा गया है, यानी कि Q है ना वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी जो नीचे वाला होगा उसको हम 0 नहीं लिखेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको हम प्रीमेय संख्या मान रहे होंगे। बटे में क्या नहीं लिखना? 0 नहीं लिखना, क्योंकि अगर 0 लिख देंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो हमें बटे में 0 नहीं लिखना होता है, बाकी कोई भी संख्या बटे में लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी? आपका प्रीमेय संख्या हो जाएगी या रैशनल नंबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देख भी लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है -5, मैंने बताया कि प्लस का हो माइनस का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 5 है, इसके बटे में 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया है? ये हो गया आपका रैशनल नंबर, यानी प्रीमेय संख्या होगी। माइनस का 2 है, इसका बटे में भी 1 है, इसका मतलब, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। 7/5 है, ठीक है, 7/5 है, तो इसमें क्या हो गया? ऊपर वाला P, नीचे वाला Q दिया हुआ है, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसको बटे में लिखें, और ये प्लस वाले तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन अब स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आती है, क्या आती है? कि सर जी 0 वो प्रीमेय संख्या है या नहीं है? तो अभी मैंने आपको क्या चीज बताई, इसमें लिखा हुआ है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लिख रहे होते हैं कोई भी भिन्न को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो गया? आपका अंश हो गया, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो आपका जो हर होता है या नीचे वाला होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वही तो बोला गया है P अपॉन Q के फॉर्म में, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 है वो भी एक प्रीमेय संख्या होती है। बात समझ में आ गया? क्योंकि इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 0 नहीं है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमेय संख्या बोलते हैं। डाउट क्लियर, कंफ्यूजन खत्म कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी P बटे Q का मतलब होता है भिन्न के रूप में लिखना, जिसमें अंश हो, जिसमें हर हो। लेकिन आपका हर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी हो वो चल जाएगा। ठीक है, बस ये 2 कंडीशन हमें देखनी होती है, और उसको हम प्रीमेय संख्या बोल देते हैं। तो इसी का दूसरा होता है अप्रीमेय संख्या, उसमें क्या होता है वो देखते हैं, और उसकी कुछ कंडीशन है, और इन दोनों की कुछ कंडीशन है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक का मतलब जरूरी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, खतरनाक है सर जी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा मत किया करो, नहीं आएगा, आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, बड़े प्यार से आएगा।
और जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना, अपने नोट्स तैयार कर लेना। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जिनको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने पहले ही बता दिया था, जो हमारी प्रैक्टिस वाली क्लासेस थी। तो जो स्टूडेंट हमारा कंप्लीट कोर्स का नोट्स तैयार कर रहा होगा, उसको 10,000 रुपए की राशि प्राइज के रूप में दी जाएगी। अब प्राइज नहीं पता तो उपहार के रूप में दी जाएगी, यानी उसको गिफ्ट के रूप में दी जाएगी। तो आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स तैयार करके हमें देगा अच्छे से, ठीक है, उनको यह राशि प्रदान की जा रही होगी। तो आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से तैयार करने हैं। अब ये कोर्स हमने शुरू कर दिया बेसिक से, जीरो से हीरो वाला, तो इसको पूरा का पूरा आपको नोट्स तैयार करना है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा बता दूंगा कि भाई दे दो, आपने जितने भी कोर्स खरीदा है ना, उससे कई गुना राशि आप ले रहे होगे। तो अपने नोट्स अच्छे से तैयार करो। और पहले बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एक स्टूडेंट का लेंगे, जितने भी स्टूडेंट हमें नोट्स बना के तैयार करके दे रहे होंगे, उन सभी को हम ये राशि दे रहे होंगे गिफ्ट के रूप में। हमारा मतलब यही है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, वो अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, बस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? तो देखो क्या है, अप्रिमेय संख्या। क्या हो गया? अप्रिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। वो थे रैशनल नंबर, ये होते हैं इरेशनल नंबर, और इनको अप्रिमेय संख्याएं बोला जाता है। इसमें वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी पिछले वाले में क्या था कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन्हीं संख्याओं को हम अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी जिसको बटे में नहीं लिख सकते, या बोल सकते हो कि जिनको भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते, उनको अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि जितनी भी आपकी रूट वाली संख्याएं हो जाएंगी ना, उनको क्या बोलेंगे हम? अप्रिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि उनको हम बटे में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे √2, √3, √5, इस तरीके की जो संख्याएं होंगी आपकी अप्रिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया प्रीमेय और अप्रिमेय में। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको स्टार लगा के लिखना। आपको स्टार लगा के लिखना है। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है जो हमने अभी बताया। अब जो पेपर में आता है वो आपको बताता हूं। सबसे आपसे पहले पूछा जाएगा कि पाई क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या होती है। ठीक है, और इसको देखते ही स्टूडेंट बोलेंगे इसका मान हम 22/7 लिखते हैं। पाई का तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका मान हम 22/7 लिख रहे होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? p/q के फॉर्म में भी हो गया, और क्यों है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए ये प्रीमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक बात को नोट कर लेना कि पाई है वो एक अप्रीमेय संख्या है, उसके मान के बारे में हमसे बात नहीं की गई है, हमसे पाई के बारे में पूछा गया है। तो पाई क्या हो जाएगी? एक अप्रीमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पाई को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। उसके मान को लिख सकते हैं, उसके बारे में हमसे नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा है कि पाई क्या है। तो पाई हो जाएगी एक अप्रीमेय संख्या। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, क्योंकि स्टूडेंट सोचेंगे 22/7 p/q के फॉर्म में हो गया, q डज नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया, तो ये हो जाएगी प्रीमेय संख्या। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? क्योंकि पाई को हम क्या लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में नहीं लिखते, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक अप्रीमेय संख्या। तो इसको हमेशा के लिए याद रख लेना कि पाई होती है वो क्या होती है? एक अप्रीमेय संख्या होती है। लेकिन यहां पर दो नई चीज और सीख लेते हैं। ये तो अप्रीमेय प्रीमेय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन और सीख लेते हैं कि पाई के मान के बारे में। तो पाई के दो मान होते हैं। एक तो मोस्टली जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो होता है 22/7। ठीक है, जब तक हमें नहीं दिया जाता पाई का मान, हम 22/7 ही यूज कर रहे होते हैं। और कभी कभी बोल दिया जाता है कि पाई का मान हमें यूज करना है कितना? 3.14। तो कितना हो जाता है? पाई का दूसरा मान कितना होता है? 3.14। और एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ध्यान नहीं है किस एग्जाम में, कि पाई का मान क्या होगा। सभी स्टूडेंट 22/7 देख रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं दिखा। आंसर था 3.14। ठीक है, 3.14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी याद रख लेना। और कैसे आता है? इसी को सोल्व करते जब आता है 7 × 21,
1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28। तो इसलिए हम लिख रहे होते हैं, और संख्याओं को मोस्टली हम 2 दशमलव तक ही लिखते हैं, इसलिए इसका मान यही होगा। और अगर आगे भी दिया जाए तो इसके और भाग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? इस तरीके से इनको भी आपको याद रखना है। आगे देखो, इसमें ही प्रीमेय अप्रीमेय में ही और इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है देखो, अगली बात देखिए क्या है, अगली इंपॉर्टेंट है कि प्रीमेय तथा अप्रीमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव अप्रीमेय संख्या होती है। क्या है कि प्रीमेय संख्या हो और अप्रीमेय संख्या हो, एक संख्या प्रीमेय है और एक संख्या अप्रीमेय है, तो अगर उन दोनों को जोड़े या उन दोनों को घटाएं तो हमेशा उनका योग, योग का मतलब जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटा, ये क्या होंगे? अप्रीमेय संख्या ही होंगे। सर जी ये कैसे होता है? तो देखिए अभी हमने क्या माना था कि प्रीमेय संख्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि प्रीमेय संख्या क्या होगी? 3। हमने माना था ना 3 एक क्या होती है? प्रीमेय संख्या होती है 3, और प्रीमेय संख्या दी हुई है √5, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 + √5 हो जाएगा। अब इसको देखिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे ना, तो ये क्या हो जाएगी? अप्रीमेय संख्या, जहां पर रूट दिखा अप्रीमेय हो गया। अंतर कर लो, 3 - √5 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी? अप्रीमेय संख्या। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रीमेय संख्या है और एक अप्रीमेय संख्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं या दोनों को घटा रहे हैं, तो वो क्या निकल के आएगी? वो एक अप्रीमेय संख्या ही निकल के आ रही होगी। ये बात भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जरूरी नहीं है यही एग्जांपल लें, और कुछ भी ले सकते हैं। प्रीमेय संख्याएं हमने कौन सी मानी थी? 5 प्लस में √10 प्लस में √3 प्लस में √2, तो ये क्या हो जाएंगी? अप्रीमेय संख्या ही आपकी आ रही होगी। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखिए क्या है, अगली इंपॉर्टेंट है कि प्रीमेय तथा अप्रीमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अप्रीमेय संख्या ही होती है। जोड़ घटा का हमने सीखा, लेकिन अगर गुना भी करेंगे तो भी एक अप्रीमेय रहेगा। वही देखो हमने अभी क्या माना था? 3 और एक हो जाएगा √5, तो गुना करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3√5, ऐसे लिख रहे होंगे 3√5, तो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? एक अप्रीमेय संख्या हो जाएगा। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ था, प्रीमेय संख्या 3, अप्रीमेय संख्या 5, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रीमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? चाहे हम जोड़ करे, घटा करे, गुना करे, सभी अलग अलग संख्या, यानी एक प्रीमेय है एक अप्रीमेय है, तो हमेशा उसका जो उत्तर आएगा, या बोल सकते हो हमेशा जो उसका आंसर आ रहा होगा, वो एक अप्रीमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है आपका, आगे हमारा कि 2 अप्रीमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक प्रीमेय या अप्रीमेय संख्या हो सकती है। अब दोनों ही अप्रीमेय संख्याएं हैं, दोनों ही क्या है? अप्रीमेय संख्याएं हैं, तो अगर उनका जोड़ करें, घटा करें, गुना करें, तो या तो वो प्रीमेय हो सकती हैं या अप्रीमेय हो सकती हैं। सर जी ये कैसे पॉसिबल है? अभी हमने जिसको सोल्व किया उसी को कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है अप्रीमेय संख्या कितनी आ गई आपकी? 2√5, और एक होगी आपकी 2 जैसे क्या है कि 2 + √5 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या होगी 2 - √5। अब ये दोनों की दोनों क्या है? अप्रीमेय संख्याएं हैं, लेकिन अगर हम इनका जोड़ करेंगे, तो अगर इसका आप जोड़ कर रहे होंगे तो इससे -5 से +5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 जुड़कर क्या आ जाएगा? 4, और जैसे ही 4 आ गया, ये क्या हो जाएगा? 4 क्या होता है? प्रीमेय संख्या। तो इसका मतलब अगर 2 अप्रीमेय संख्याओं को जोड़ रहे होंगे, तो वो प्रीमेय संख्या भी उसका आंसर आ सकता है और अप्रीमेय भी आ सकता है। अप्रीमेय में कैसे करेंगे? देखिए क्या है, जैसे और अगर इसका अंतर निकाले, तो इसका अंतर निकाल लो, 2√-5, माइनस का है 2 माइनस का 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस को इससे गुना किया, देखिए इधर है तो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा। बात को समझे, क्योंकि माइनस है, इसके बाहर माइनस है, तो इसको माइनस से गुना करेंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना करते हैं माइनस का, और प्लस को माइनस करते हैं माइनस का,
तो क्या हो गया, इधर ये माइनस का था ना आपका, तो इसको गुना किया तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि करेंगे तो माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो गया। इधर क्या है, इधर ये आपका प्लस का पहले ही लिखा हुआ है, तो प्लस का √5 और प्लस का √5, तो क्या हो जाएगा 2√5। तो ये क्या हो जाएगी, एक अप्रिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या। कंफ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि 2 + √5 है, माइनस का निशान था, जैसे ही माइनस का निशान आता है आगे वाली सभी संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं। नोट कर लेना इस बात को, क्योंकि इसके साथ प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, इसके साथ ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। बस -2 से प्लस का 2 कट गया, बच गया, जिसको जोड़ देंगे तो वो निकल के आ गया 2√5। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही है। तो पहली परिमेय भी हो सकती है और अप्रिमेय भी हो सकती है, इसलिए फिक्स नहीं है कि परिमेय ही होगी या अप्रिमेय भी होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो फिक्स है कि अगर एक परिमेय है और एक अप्रिमेय है तो उसका जोड़ हो, उसका घटा हो, उसका गुना हो, हमेशा एक अप्रिमेय ही संख्या होगी। वो हमने पहले ही आपको बताया था। अब इसका देख लेते हैं परिमेय और अप्रिमेय का लास्ट क्या है कि परिमेय तथा अप्रिमेय संख्या का भागफल सदैव एक अप्रिमेय संख्या ही होती है। तो इसमें तो रट लो, याद कर लो कि दोनों अलग अलग है, एक परिमेय हो गया, एक अप्रिमेय हो गया, चाहे इसका जोड़ करे, चाहे घटा करे, चाहे गुना करे, चाहे भाग करे, तो हमेशा क्या होगा, एक अप्रिमेय ही संख्या होगी। एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अप्रिमेय संख्या। समझ में आ गया। वास्तविक संख्याएं यानी रियल्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कुछ और बचा हुआ है, उसके बाद ये जो संख्याएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगले चैप्टर पे हम चल रहे होंगे। तो क्या है कि वो सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अप्रिमेय संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं, उन सभी को हम क्या बोल रहे होते हैं, उन सभी को हम रियल नंबर बोल रहे होते हैं, या आप बोल सकते हो कि वास्तविक संख्याएं हम बोल रहे होते हैं। जैसे √5 ये क्या हो गया, ये आपकी अप्रिमेय संख्या हो गई। 3/4 ये क्या हो गया, आपकी परिमेय संख्या हो गई। √8 ये आपकी अप्रिमेय संख्या हो गई और 1/2 ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो हमने यहां पर देखे हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी इंक्लूड होती है, अप्रिमेय संख्या भी इंक्लूड होती है, उन सभी को हम क्या बोल रहे होते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल रहे होते हैं, या बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स हम उनको बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सभी पूर्णांक, प्राकृतक, पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी जो अभी आपकी जारी पूर्णांक संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, और ये सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है जिसमें सारी संख्याएं इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। बात समझ में आ गया, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, बस यही आपका दूर होना था। अब चलते हैं आगे। अब आता है अपना बेसिक, जो हमें रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा। ठीक है, ये रीजनिंग में भी आता है, जो अभी अब जो हम पढ़ने वाले हैं जिन संख्याओं के बारे में, देखिए रीजनिंग में भी आपका आता है जब रीजनिंग के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होते हैं, और मैथ का तो है ही। ठीक है, मैथ की तो जान है ही। अब पहला देखिए क्या है, अभी तक हमने पढ़ा उसकी टाइप नंबर 7 आ गई आपकी, कि सम संख्याएं या जिसको आप इवन नंबर बोलते हो। और सम संख्याएं हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्याएं हम किनको बोलते हैं, उन सभी संख्याओं को जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, जो 2 से पूरी भाग हो जाती है, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं बोल रहे होते हैं। और वो संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये है। अब ये मैंने 0 क्यों मिटा दिया,
कि जीरो, अगर मैं यह लिख रहा था कि 2 4 6 8 संख्याएं होती हैं, लेकिन अब यहां पर जीरो क्या लिखा गया, इसको पढ़ो कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक होता है। और इसकी एक और पहचान है, वो पहचान भी यहां पर बता दी गई है कि इस संख्या में जो इकाई का अंक होता है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ठीक है, यानी कि सम संख्याएं हो रही होंगी लेकिन जीरो भी हो सकता है। सम संख्या 2 4 6 8 10 सम संख्याएं होगी ना, तो ये सम संख्या होगी, लेकिन 10 में जीरो आता है, इसलिए हमने यहां पर भी जीरो लिख दिया। तो जिसमें इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम संख्याएं होंगी। तो बस यही हमें बताया, याद रख लेना, 2 से भाग हो तो सम संख्याएं, और अगर भाग कोई बड़ी संख्या है उसको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, कैसे पता चलेगा कि सम संख्या है नहीं है, तो देख लेना इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। एक एग्जांपल के लिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया आपका 122 हो गया। अब इसको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया ना क्या है, आपका इकाई का अंक 2 है तो सम संख्या हो जाएगी। जैसे क्या हो गया 1444 है, बहुत बड़ी संख्या होगी, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पता चल गया कि इकाई का अंक 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही होगी, सम संख्या हो रही होगी। जैसे लिखा हुआ है 1000, तो इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया कि इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, आपकी सम संख्या हो रही होगी। इस तरीके से हमें इसका पता चल जाता है। ठीक है, सम संख्या के बारे में आगे चलते हैं। आगे है, और देखिए इसी संख्या को, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिख लिया जाता है, इसी संख्या को हम इवन नंबर बोल रहे होते हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे हमारे ऐसे चैंपियन होते हैं जिन्होंने मैथ पता नहीं कितने समय हो गया पढ़े हुए, तो हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इस कोर्स की शुरुआत की है। विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है, जिनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, उनको हम सम संख्याएं या इवन नंबर बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, जिसमें शेष बच जाता है, उसको हम विषम संख्या बोल रहे होते हैं। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और इसको पहचानने की कि अगर बड़ी संख्या होगी तो 2 से भाग देंगे, काफी समय लगेगा, तो उसकी एक पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो जिस भी संख्या में इकाई का अंक 1 3 5 7 9 आएगा, वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और याद, ये भी याद नहीं करते तो एक बात याद रख लो, जैसे वो याद है ना सम संख्या वाला 0 2 4 6 8, ठीक है, उसके अलावा जितना भी बच गया, ठीक है, 0 से 9 तक होता है, उसमें से जितना भी बच गया इकाई का अंक, वो सारी के सारे क्या होंगे, विषम संख्या। उसमें क्या था 0, फिर क्या होगा 1, 1 क्या हो जाएगी विषम, उसमें क्या था 2, 3 क्या हो जाएगी विषम, उसमें क्या था 4, इसमें क्या हो जाएगा 5 विषम, ठीक है, उसमें 6 था, इसमें 7 विषम हो जाएगा, उसमें 8 था, इसमें 9 विषम हो जाएगा। तो इकाई के अंक अगर ऐसे हैं तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। और एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 ये सारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम याद करें यहां पे कोई कुछ संख्या लिख लेते हैं, जैसे लिखा 1567, इकाई का अंक 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक देखिए 7 आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम संख्या या ओड नंबर आपका हो रहा होगा, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग होने के लिए इकाई का अंक में 0 2 4 6 8 हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया चैंपियन, तो यही है। अब चलते हैं, देखिए सम विषम है, रीजनिंग में भी काम आएगा, मैथ में भी, और उसी तरीके से रीजनिंग में भी और मैथ में भी कौन सी संख्याएं काम आती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं, और इसके कुछ रूल हैं वो भी हम पढ़ रहे होंगे। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, तो वो सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है।
ये तो लैंग्वेज होगी, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से भाग हो और अपने आप से भाग हो। जो संख्या दी हुई है वो तो एक से भाग होगी, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, इसलिए है ये कि वो संख्या जो एक से भाग हो और अपने आप से भाग हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके अलावा वो किसी से भी भाग नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, देखिए ये स्वयं से भाग होती हैं, इसके अलावा सिर्फ एक से भाग हो रही होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो पता चल गया ना कि वो संख्याएं जो स्वयं से भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं उनको अभाज्य संख्या या उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि केवल 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, केवल 2, सिर्फ 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है, ठीक है, जो अपने आप में अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अगर 4 हो गया, सम संख्या है ना, लेकिन वो 2 से भी भाग होती है, इसलिए वो कभी नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी की सारी सम संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो रही होती हैं। 2 एक ऐसी है जो 1 से भाग होती है और स्वयं से भाग होती है। उसके अलावा सारी की सारी सम संख्याएं 1 से भी होंगी, खुद से भी होंगी और 2 से भी भाग हो रही होंगी। तो इसलिए 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है। जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गया? कंफ्यूजन दूर हो गया? क्योंकि ये पूछा जाता है, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या हो रहा था? ये पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन संख्याओं को लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है, और कुछ देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए पढ़ लिए क्या है। दूसरा है कि 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो हो जाएंगी 25। लेकिन कभी कभी हमें अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है कि पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी होती हैं, इसलिए कुछ जान लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग में काम आता है। जब रीजनिंग में हमें ऑप्शंस छांटने होते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 और 13, इतना तो सभी को पता होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके आगे देख लेते हैं। 17 भी है, वो सिर्फ 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाती है, इसलिए अभाज्य संख्या होती है। 19 हो गया, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। 23 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29 आता है, वो भी अभाज्य संख्या है। कुछ स्टूडेंट यहां पर 27 सोच लेते हैं। देखिए 27 है, वो 1 से होता है, 27 से होता है, इसके अलावा 3 से भी होगा, इसके अलावा 9 से भी हो रहा होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती। 27 में कंफ्यूजन दूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद होती है आपका 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है 51 पे। क्यों 51 पे आ रहा होता है? क्योंकि 11 है, वो भी आपका हो रहा है, 31 भी हो रहा है, 41 भी हो रहा है, तो सोचते हैं 51 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। नो, क्यों नहीं होगी? 1 से होगी, 51 से होगी, 17 से होगी, 3 से होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। हर एक छोटी चीज बता रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का, वो कंफ्यूजन मैं पहले ही दूर कर रहा हूं ताकि हमारे चैंपियन को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 53 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 59 क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 61 क्या हो रहा होगा? अभाज्य संख्या। 67 भी अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, आपका 73 भी अभाज्य है, 79, 83, 89, 97, ये सारी की सारी क्या हो रही होंगी? अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका? आगे है आपका अभाज्य, हमने पढ़ा, अब होगी आपकी भाज्य संख्याएं।
तो भाज्य संख्या, जो संख्या अभाज्य नहीं होती वो भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि भाज्य संख्याएं जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर, भाज्य संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। यानी वो सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि एक से होगी और स्वयं से होगी, लेकिन इसमें क्या है कि एक से भी होगी, स्वयं से भी होगी, और इसके अलावा किसी कम से कम एक संख्या से और हो रही होगी, तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। या सिंपली बोला जाए कि जो संख्या अभाज्य नहीं होती वो सारी संख्याएं भाज्य होती हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वो आपको आगे पता चलेगा, सिर्फ एक अंक को छोड़कर बाकी सारे के सारे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया, 4। अब 4 है, वो एक से तो होता ही है, स्वयं से भी होता है, और इसके अलावा 2 से भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक से होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए, और कम से कम एक संख्या और से हो रही होती है, तभी उसको हम भाज्य संख्या बोल रहे होते हैं। बात समझ में आ गया। अगला एग्जांपल देख लो, 8। क्या होगा, 1 से, 8 से, 2 से, 4 से, तो ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, क्योंकि एक से हुई, खुद से हुई, इसके अलावा एक संख्या से अधिक से हुई, एक से या उससे अधिक से, तो यहां पर 2 से हो रही है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके अलावा 9 देख लो, 1 से, 9 से, 3 से, 15 देख लो, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी, या आपके कंपोजिट नंबर हो रहे होंगे। और सिंपली मैंने बता दिया कि जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है। लेकिन पॉइंट्स नोट करने वाला है वो क्या है, स्टार लगा के इस पॉइंट को लिख लेना कि एक है, जो अंक एक है, मैंने बोला था ना कि सारी जो अभाज्य होती हैं उसके अलावा जो बच गई वो भाज्य हो जाएगी, लेकिन एक के बारे में मैंने बोला था ना, एक अंक, और वो अंक क्या है, एक। एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या की कंडीशन को पूरा कर रही होती है, न भाज्य संख्या की कंडीशन को पूरा कर रही होती है। तो इसलिए आपका जो एक होता है वो न तो भाज्य संख्या होगा न अभाज्य संख्या होगा। इस बात को नोट कर लेना कि इसको ना तो कंपोजिट नंबर में हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, ना इसको हम प्राइम नंबर में इंक्लूड कर रहे होते हैं। एक सिर्फ क्या होता है, आपका विषम संख्या, उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और बाकी जो मैंने पहले बताया था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं, आगे एक और आ जाता है सहअभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, सहअभाज्य संख्या में, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गया। यानी कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिनका जो HCF है, ठीक है, मैथ्स का मतलब क्या होता है, HCF। ठीक है, HCF एलसीएम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जब एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं HCF क्या होता है, जिसको आप महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी जिसको मैथ्स से बोला जाता है उसको हम इंग्लिश में HCF बोल देते हैं। इसका मतलब होता है वो बड़ा सा बड़ा हिस्सा जो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, यानी वो हिस्सा जो दोनों में हो उसको HCF बोलते हैं। तो इनमें एक ही जो यहां पर दिया हुआ है ना, इनमें एक ही होगा, एक, सिर्फ एक में से होगा, यानी एक ही कॉमन होगा। जैसे देखिए 9 और 2 है, 2 में क्या हो गया, 2 गुना 1, 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1। ठीक है, 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या को 1 से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इसमें नहीं मिल रहे ना ये मिल रहा, लेकिन एक तो मिलेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि उसका HCF 1 होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या। और इसमें क्या होता है, इसको पहचानने की क्या ट्रिक है कि दोनों जोड़े में होगी, दो संख्याएं होंगी, कभी कभी एकमात्र संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती, इसमें दो संख्याएं एक साथ होती हैं जिनको सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। और कंडीशन याद रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अभाज्य आ जाता है ना, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अभाज्य संख्याएं दोनों एक साथ लिख दी जाती हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, सहअभाज्य। ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है, भाज्य संख्या होती है।
बात समझ में आ गया? 2 और 7, ठीक है, 11, 15, 9, 2, ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्याएं आपकी हो रही होंगी। इसमें ग्रुप होता है 2 संख्याओं का। हमेशा आपको 2 संख्याएं एक साथ देखने के लिए मिलेंगी जिनका HCF है वो 1 होगा, ठीक है। HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो थोड़ी डिजाइन खराब होगी, चलो अच्छी बना देते हैं। ये देखो अभी नहीं बनी, अरे बन जाएगी, ऐसे लिख लो ना, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा।